नमस्कार, 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीडियो में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ और हमारा साथ देने के लिए शो में होंगे सचिन उत्तेकर और मानस जायसवाल। साथ ही अमित सेठ और आशीष कयाल भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव होंगे और जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा से 2025 के टॉप टेक्निकल आइडियाज़ जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस समय पहले रख करते हैं मार्केट का, और मार्केट फिर थोड़ा सा लड़खड़ाता हुआ डे लो से थोड़ा ऊपर आया, लेकिन हायर लेवल से काफ़ी ज़बरदस्त स्लिप। और आज मार्केट की दिक्कत का मेन कारण है निफ्टी बैंक, जो फिर से एक बार 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ वहीं पर फिर सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ इंडेक्स 50,600 के आसपास वो लेवल है और वहाँ पर आप इस समय एक मूव देख रहे हैं। उसके अलावा मिड कैप इंडेक्स में बड़ी गिरावट है। आज मिड कैप इंडेक्स करीब 400 पॉइंट से ज़्यादा नीचे, एडवांस डिक्लाइन 1:3 का, यानी एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 3 गिरने वाले शेयर आपको दिखाई देंगे। जहाँ तक स्टॉक्स की बात है, कोटक महिंद्रा बैंक में काफ़ी सेलिंग प्रेशर है। उसके अलावा एचडीएफसी बैंक में सेलिंग प्रेशर थोड़ा सा, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा सेलिंग आ जाएगी निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में। इनफैक्ट इंडेक्स अब निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 3%, 3.25% नीचे। टॉप लूज़र यूनियन बैंक 7% नीचे। उसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और पंजाब नेशनल बैंक में भी सेलिंग। डाबर एक और स्टॉक है जहां पर गिरावट है करीब 4-4.5%। मैरिको में गिरावट है करीब 3-3.5% की। वरुण बेवरेजेस में गिरावट है। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जो गिरावट के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इन सब को अगर 2-3 स्टॉक्स कॉम्पनसेट कर रहे हैं, उनमें जुबिलेंट फूडवर्क 4.5% ऊपर, एंजल वन 4.5% ऊपर और नायका 4.5% ऊपर। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अच्छी खासी तेज़ी है। उसके अलावा एम&एम फाइनेंस और एसबीआई कार्ड, यहाँ पर भी ठीक ठाक मोमेंटम। वीरू जी हाँ, तो ये है था अब तक बाजार की छोटी सी समरी अब तक के। अब पैनल आपकी स्क्रीन पे आएगा। सचिन और मानस जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बाकी अमित सेठ जी, आशीष कयाल पिछले कार्यक्रम ये फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़ेंगे। आप सभी को नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। अमित जी, गुड मॉर्निंग। आपके 2 ट्रेड्स इस वक्त के। जी गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा पहला ट्रेड रहेगा टाइटन। टाइटन फाइनली एक अच्छा खासा ट्रैक्शन दिखा रहा है, एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है। अच्छा खासा इसने बेस बनाया है। ओवरऑल अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और 3500 की ट्रेजेक्टरी जिस हिसाब से क्रॉस हो रही है, आई थिंक इट इज सेट फॉर हायर लेवल्स। तो इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 3450 का और टारगेट्स रहेंगे 3620 रुपए के, 3620 के। मेरा सेकंड स्टॉक रहेगा पेटीएम। यहाँ पे किसी भी प्रकार की मार्केट हो, इंडेक्सेस में किसी भी प्रकार का इफेक्ट हो, पेटीएम में कंटिन्यूअसली हाई लोज बन रहे हैं और देखा जा रहा है कि अक्सर जब जब ये 20 डेमा पे आ रहा है वहीं से एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखाता है एंड देन वी सी अ 2 to 3% मूव। तो 992 का इसका प्राइस है लगभग। इसे बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 978 का और टारगेट्स रहेंगे 1020 रुपए के। ओके, ये हो गई। चलिए अमित जी की ट्रेडिंग पिक्स। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी पिक्स क्या रहेंगी? गुड मॉर्निंग अनुज जी एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है यहाँ पर ट्रैक्शन काफी अच्छा है एफएमसीजी काउंटर्स में एंड वहां पर मुझे लग रहा है कैश सेगमेंट से गोदरेज एग्रोवेट का स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग हो चुका है। एक बुलिश पेनिंग फॉर्मेशन है डेली चार्ट पे एंड जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ था फ्राइडे के सेशन में, उस ब्रेकआउट के पैटर्न टारगेट लगभग अराउंड 805 के आसपास प्लेस्ड है। तो काफी अच्छी रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर गोदरेज एग्रोवेट में। स्टॉप लॉस आपको 742 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड खरीदारी करनी है 805 के लक्ष्य के लिए। जो सेकंड स्टॉक मेरे रेडार पे अभी अभी आया है वो है आईसीआईसीआई बैंक का। एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास आकर इसने एक ब्रेकआउट दिया है फॉलिंग वेज फॉर्मेशन से। 50 मिनट्स चार्ट पे ये पर्टिकुलर फॉर्मेशन है जिसकी पैटर्न ट्रेजेक्ट्री लगभग अराउंड 1305 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक में खरीदारी करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको 1270 पे लगाना है ऑन क्लोजिंग बेसिस एंड 1305 हो सकता है आपका रिव्यू सम। ओके, आईसीआईसीआई बैंक शानदार रिकवरी इसमें मार्केट को भी। इनफैक्ट एक बार निफ्टी लेकर आइए जरा। निफ्टी अब सिर्फ 10 पॉइंट नीचे रह गया है। इसको आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एक फिलिप मिला और लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी। हो सकता है ग्रीन में भी आ जाए। इनफैक्ट जब तक माइनस की ट्रेड्स पूरी होंगी शायद निफ्टी ग्रीन में भी आ जाए। और इनफैक्ट हाँ, अब सिर्फ 1 पॉइंट नीचे। माइनस, बताइए आपकी ट्रेड इस समय की। तो देखिए, एक लॉन्ग साइड पे अनुज जी ट्रेड रहेगा, एक शॉर्ट साइड पे। तो लॉन्ग साइड पे नाइका में खरीदारी करने की राय रहेगी। हाई टॉप हायर बॉटम दिख रहे हैं। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर नाइका निकला है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है 169.90, 170 के जस्ट नीचे स्टॉप लॉस लगा के चलना है
और 185 तक के 185 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं नाइका में। बिकवाली करनी है कैनरा बैंक में, जहां पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स का ट्रेंड है, फ्रेश ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो कैनरा बैंक में बिकवाली करनी है, 100 रुपीज 60 पैसे के स्टॉप लॉस से बिकवाली करेंगे और टारगेट 96 रुपीज के सेट करेंगे। ये दोनों ही कैश लेवल्स हैं। ओके, आशीष कयाल जी भी हैं। अब आशीष जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के। देखिए, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर बजाज फाइनेंस में पिछले 3 दिन में बहुत ही स्ट्रांग एक बाइंग देखी गई है, बल्कि डेली चार्ट पे देखेंगे तो एक बॉलिंगर बैंड्स का ब्रेकआउट भी बजाज फाइनेंस ने दिया है। तो यहाँ पर गुंजाइश है कि स्टॉक में अगर कोई भी डिप मिलती है तो बाय करने की अपॉर्चुनिटी होगी। टारगेट ऊपर में देख सकते हैं करीबन 7,900 का इस स्टॉक के अंदर, और नीचे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा बजाज फाइनेंस पे वो आएगा करीबन 7,360 का। तो ओवरऑल बाय ऑन डिप्स की राय है बजाज फाइनेंस पे। और दूसरा जो स्टॉक है जो बाई साइड पे है वो है जुबिलेंट फूड में। हमने क्लियरली देखा है बहुत स्ट्रांग मोमेंटम इस स्टॉक में बना हुआ है, अभी भी काफी अच्छा मोमेंटम है। राइस के साथ वॉल्यूम्स भी इंक्रीज हो रहे हैं इस स्टॉक के अंदर। तो ओवरऑल मोमेंटम ट्रेड अगर लेना है तो जुबिलेंट फूड में लिया जा सकता है। यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाना होगा 770 का और टारगेट है 850 लेवल्स का। जुबिलेंट फूड वर्क, ये आज सुबह भी पिक हुआ था चैनल पर और आज अब वापस पिक होता हुआ। मार्केट में रिकवरी है अच्छी खासी, सेंसेक्स ग्रीन में है, हालांकि निफ्टी अभी भी थोड़ा सा रेड में है। अब इस साल के मार्केट आउटलुक पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जुड़े हैं। अजय जी, सबसे पहले तो 2025 की पहली कॉन्वर्सेशन तो आपको, आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सेम थिंग आपके व्यूअर्स को। आई थिंक अच्छा साल जाना चाहिए हम लोग का, जैसे पिछले 2 साल गए हैं, तो उम्मीद यही है कि आगे भी बढ़ते रहेंगे हम लोग। यही मेरा पहला सवाल था। आपने कहा अच्छा साल जाना चाहिए, जैसा पिछले 2 साल रहे हैं, तो पिछले 2 साल के जो एवरेज रिटर्न्स रहे हैं क्या वो एक्सपेक्ट करें? क्योंकि पिछले क्वार्टर ने थोड़ा मूड माहौल बिगाड़ा है और इस बार काफ़ी लोग ये मानकर चल रहे हैं कि रिटर्न्स हो सकता है सिंगल डिजिट में हो। एक आध लोगों ने तो ये तक कहा है कि 2025 शायद हो सकता है नेगेटिव ईयर भी हो। आपका क्या व्यू है? देखिए, फिर 2024 भी सिंगल डिजिट का रिटर्न था। इंडेक्स को देख के चलते हैं। अगर आप इंडेक्स इन्वेस्टर हैं तो उसके लिए तो आई थिंक मैं यही कहूंगा कि सिंगल डिजिट भी मिल जाए तो बहुत आपको अच्छी होगी। बट जो मार्केट है, जो मार्केट की डेप्थ है, जो नए प्लेयर है, जो चेंजिंग मार्केट स्ट्रक्चर है, वो कहते हुए हमें कोई ये उसमें नहीं होती कि आज इस साल भी रिटर्न आपकी बढ़िया आएगी। आपको अपने स्टॉक्स चूज करने हैं और डटे रहना उस स्टॉक्स के ऊपर में कि एवरी करेक्शन पे आपको लेने हैं। इंडेक्स स्टॉक में इन्वेस्ट करके शायद आपको डबल डिजिट बहुत मुश्किल है मिलना। कुछ इंडेक्स स्टॉक शायद दे सकते हैं, बट ब्रॉडली इंडेक्स नहीं देगा, मार्केट देगा। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, 334 कंपनी ने आईपीओ किए लास्ट ईयर के अंदर में, 334 कंपनी ने। उसमें से कुछ भी अगर आप लेके चले थीम, जिनके पास पैसा पड़ा है, उसके अलावा 140 कंपनी ने क्यूआईपी किया और कई सारी कंपनी क्यूआईपी रेट के बहुत नजदीक या उससे नीचे भी चल रही है। ये जो पैसा आया है जब डिप्लॉय होगा 1 साल के अंदर तो रिटर्न बेहतरीन आएंगी। तो आपका फोकस होना है नई कंपनी, आईपीओ कंपनी, क्यूआईपी कंपनी, पी टेकओवर्स पे खास ध्यान दीजिए। पी टेकओवर्स बेस्ट रिटर्न का पाथ है आपके लिए। आपको ज्यादा रिसर्च नहीं करना, किसी ने सारा काम किया आपके लिए। तो वो अगर आप ये देख के चले, जिन 3 साल की कंपनी जिन्होंने आईपीओ किया, क्यूआईपी कर रहे हैं और पी टेकओवर कर रहे हैं, ये ब्लॉक लेके चलेंगे तो आई थिंक आपकी रिटर्न काफी ठीक रहेगी मार्केट के अंदर में। इंडेक्स से इतना घबराने की जरूरत नहीं है आपको। अजय जी, एचडीएफसी बैंक अब यहाँ पर क्या व्यू हो रहा है? क्योंकि स्टॉक ने गिरना बंद कर दिया है पिछले कुछ महीनों में, इनफैक्ट पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं, थोड़ा आउट परफॉर्म भी किया है। हालांकि अभी भी लोन ग्रोथ नहीं है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ में एक शानदार जंप है। आपने कैसे रीड किया पूरे डेटा पॉइंट्स को? देखिए, बहुत अच्छी रिकवरी है, बट वही है कि आप अगर हाथी पे सवार होंगे तो हाथी चलेगा अपनी ही स्पीड से, हाथी घोड़े की स्पीड से नहीं चलेगा। तो आपको अगर अपना पोर्टफोलियो से देखना है एचडीएफसी बैंक को, तो शायद आपके पोर्टफोलियो के लिए वो नहीं चलेगा। बैंक ने रिकवरी करी है, दो राय नहीं है। काफी इन्वेस्टर्स को परेशान किया है, वो भी रही है कि 10 साल की स्पेक्टेकुलर रिटर्न के बाद में 5 साल तक पिछले उसने कुछ भी रिटर्न नहीं दिया और मार्केट कहां से कहां चली गई है। तो आप एवरेजेस करके देखेंगे तो ऐसी कंपनियां इस साइज पे आके इनको आपका ग्रो करना काफी मुश्किल हो जाता है। और अगर आप मेंटेन करता है वही बड़ा मुश्किल है। याद करिएगा, इकोनॉमी हमारी 6% से ग्रो कर रही है, तो चाहे एचडीएफसी बैंक आपका 10% से ग्रोथ ज्यादा नहीं कर पाएगा। और उनकी लोन ग्रोथ तो शायद मेरे हिसाब से 2 या 2.5% अभी तक वाई चल रही है, 3% शायद। उनको देखते हुए बढ़िया जानवर है हाथी, देखने में बहुत खूबसूरत, लेकिन चढ़ने के लिए भी मजेदार।
बट आई थिंक इन्वेस्टर के लिए आप उसको दूर रखिए, आप घोड़ों की तलाश करिए, हाथी को कहाँ लेके चलेंगे। ग्रेट एग्जाम्पल अजय जी, बहुत बहुत अच्छा आपने सटीक एक उदाहरण दिया। मेरी तरफ से भी आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू भैया। अभी इस वक्त बाइंग के लिए मैं सीधे सीधे प्रश्न करता हूं हमारे इन्वेस्टर्स के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए, आपको वैल्यूएशंस का कंफर्ट या फिर यहाँ से अर्निंग्स में अच्छी ग्रोथ की पॉसिबिलिटी, वो एक दो पॉकेट्स जहाँ पे नज़र आ रही है जहाँ पे वाकई रिस्क लेना चाहिए इस प्राइस पे, वो क्या कौन सी पॉकेट्स हैं अजय जी? देखिए डेफिनेटली आप देखेंगे रुपी डॉलर का जो गिरावट आई है रुपी के अंदर में, वो मेजर बेनिफिट देगी आपकी फार्मा कंपनीज को, डेफिनेटली बेनिफिट देगी आपकी इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट कंपनीज को और आईटी कंपनीज को। ये 3 सेगमेंट ऐसे हैं जहां पे इनको काफी मुनाफा होगा, और आप अगर फॉरवर्ड प्रीमियम लगा के चल पड़ेंगे इसके साथ में, तो इनके अगले 2 साल के परफॉर्मेंस रिजल्ट्स ऑलमोस्ट गारंटीड समझ लीजिए आते हैं। तो ये जो 3 सेक्टर्स हैं जो रुपी डॉलर पे डिटरमिन्ड है, जो आपके आईटी है, इंजीनियरिंग फार्मा है और इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट्स इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये 3 सेगमेंट तो बेहतरीन है। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि अगर अमेरिका आगे जाएगी और वो डॉलर का ये हाल है जो हो रहा है आज की तारीख में, इनकी अर्निंग अपने आप बढ़ेंगी। इंडिया के अंदर में हम देखते हैं डोमेस्टिक मार्केट के अंदर में, हमने पहले भी आपसे जिक्र किया है, हेल्थ केयर और हॉस्पिटल्स, ये 2 सेक्टर हैं जो हमारे हिसाब से अगले 2-3 साल में बेहतरीन करते रहे हैं। पिछले 2 साल में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रही है, अगले 2 साल में और भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आप अभी बजट में देखेंगे कि एलोकेशन टू हेल्थ केयर काफी कम हो गया है। तनख्वाह वक्त देने के बाद में हॉस्पिटल कुछ नए बन नहीं रहे हैं, ना कोई इक्विपमेंट आ रहा है हॉस्पिटल्स के अंदर में, एम्स को 2-4 छोड़ दीजिए। उसके देखते हुए ये गवर्नमेंट के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इनको बेस्ट रन मिलने वाला है, और खासकर इंपॉर्टेंट ये है कि पी फंड का बहुत इंटरेस्ट है हॉस्पिटल सेक्टर में। तो डोमेस्टिकली आप हॉस्पिटल, होटल और 3 एक्सपोर्ट सेक्टर में अगर आप ये अपना इन्वेस्टर रखेंगे तो आई थिंक काफी सेफ, साउंड, डिसेंट रिटर्न आपको मिल सकती है। ओके, तो ये 2-3 स्पेस पॉकेट्स जहाँ पे आपको एक कंफर्ट है। अच्छा अजय जी, एक और पॉकेट रेट सेंसिटिव है बट रियल स्टेट पर आपका व्यू, क्योंकि रियल स्टेट से जुड़े हमारे 2-3 तबके और भी हैं जिसमें आपका HFCs आती हैं, जिसमें आपकी रियल स्टेट एंसिलरी एंड होम इम्प्रूवमेंट आता है। रियल स्टेट पे यहाँ से आपको क्या क्या व्यू बन कर रहा है इस वक्त? रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर में आज की तारीख में डेफिनेटली रिटेल प्राइसेस चरम सीमा पे पहुंची हुई हैं, और वहां से इनका आगे बढ़ना काफी मुश्किल हो गया है। ये में हमारी कंपनी की राय है, हमारे एनालिस्ट की राय है कि रिटेल प्राइसेस के अंदर में इस साल में रियल एस्टेट में स्टैग्नेशन आएगी। उसको बनस्पत देखते हुए आपने खुद भी देखा होगा कि हर कंपनी फटाफट लॉन्च कर रही है जिससे कि एंड बायर को लॉक कर सके। तो आई थिंक रियल एस्टेट कंपनी और जो होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर है वो चलता रहेगा, बिकॉज जो बैकलॉग जिन्होंने खरीदा है वो रेनोवेशन करेंगे मकान का, वो लाइटें खरीदेंगे, वायर खरीदेंगे, स्टोन खरीदेंगे, और तो उस हिसाब से देखते हुए काफी पेंट अप डिमांड आने वाली है होम इम्प्रूवमेंट सेक्टर में। पर रियल एस्टेट कंपनी के अंदर में अब कितना दम रह गया है इस पीक पे आके, उस पे हमको डाउट हो रहा है। और खासकर देखते हुए कि पिछले कुछ लॉन्चेस में जो हमने एनालाइज किया है, मोस्टली इन्वेस्टर्स ने लिया है, और ये सारी इन्वेंट्री बाजार में आने वाली है अगले 2 से 3 साल में। तो हमने पे होल्ड रखा है रियल एस्टेट सेक्टर पे, अब नहीं ले रहे हैं। और जो इन्वेस्टर हमसे पूछते भी हैं कि रियल एस्टेट खरीदना चाहिए, उनको भी यही कहते हैं आप थम जाइए, मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है। इस डेकेड में एक बार इसमें आती है चेंज, वो आ चुका है रियल एस्टेट में, 5-10% बढ़ सकता है, पर उस आप देखते हुए होम इम्प्रूवमेंट कंपनी में शायद ज्यादा आपको पोटेंशियल है ना कि रियल एस्टेट कंपनी में। ओके। अच्छा, इस पिछले साल में जिस स्पेस ने काफ़ी आउट परफॉर्म किया वो था क्विक कॉमर्स, और ज़ोमैटो, स्विगी की लिस्टिंग हुई बहुत शानदार, और काफ़ी लोग अब इसमें उतर भी रहे हैं। जो इवन ओल्ड प्लेयर्स हैं उनको भी लग रहा है कि अभी हमको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्लियरली फ्यूचर है यहाँ पर। ज़ोमैटो और स्विगी पर क्या व्यू है आपका इस समय, और क्या इन लेवल्स पर भी बाय है या फिर अब थोड़े से महंगे हो गए हैं स्टॉक्स? देखिए अनुजी, हम कमेंट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि सेक्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते। आप कब लेंगे, क्या लेंगे, कब कितना लेंगे, ये आपके ऊपर निर्भर है, हम ये नहीं कहेंगे। बट आप सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते। ये सेक्टर बाजार को चेंज कर रहा है, और अभी तो शुरू हुआ है ये। ऑल्दो वैल्यूएशन काफी हाई हो गई है, शेयर प्राइस काफी देख लिया, बट अगर आप 3 से 5 साल का अंदाजा लेके चलेंगे तो अभी तो पेनिट्रेशन लेवल कुछ भी नहीं हुआ है इन कंपनीज का।
मेजर हुआ है इन मेट्रोज के अंदर में, और अभी तो नेक्स्ट स्टेज अभी आने बाकी है इस कंपनी की। तो इसको आप जरा लॉन्ग टर्म रख के चलिए, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में यस आपके रिटर्न थोड़े कम हो जाएंगे, बट इस सेक्टर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं आप। एंड इसलिए इग्नोर नहीं कर सकते हैं कि जैसे आपने नए डिसिप्लिन देखे, आज आप इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो लोग कंप्यूटर साइंस लेते हैं। 25 साल पहले सब लोग सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल लेते थे, अब वो सिविल इंजीनियरिंग बहुत कम लोग लेते हैं, मैकेनिकल लेते हैं। कंपटीशन है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एआई के कोर्सेज में। वही हाल है हमारे मार्केट का कि अगर आप पुरानी थीम को लेकर चलेंगे तो जैसे सिविल इंजीनियरिंग तनख्वाह आज की तारीख में 1 लाख रुपए है और कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर की तनख्वाह 5 लाख रुपए है, आपकी रिटर्न भी वैसे ही 1:5 के रेशियो में चली जाएगी। तो यस, शॉर्ट टर्म पेन भी हो सकता है इन स्टॉक्स के अंदर में, बट इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज ये आपका फ्यूचर है, ये कंट्री का फ्यूचर है। और सबसे बड़ी बात, इनको इकोनॉमी से इतना मतलब नहीं है। जैसे 6% ग्रोथ है इकोनॉमी की, उसको सीमेंट कंपनी, स्टील कंपनी में बहुत फर्क पड़ता है कि कैसे हमारी डिमांड होगी। ये लोग मार्केट चेंज कर रहे हैं, ये लोग मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, इसलिए इनका 6% इकोनॉमी के अंदर भी ग्रोथ रेट 30-40% आता है। और इसलिए ये कंपनियां टू द एक्सटेंट की इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रगल कर रही है इस समय, उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितने की मेन लाइन स्टॉक को पड़ेगा। इग्नोर इट एट योर पेरिल इज द ओनली आंसर 1 साल पहले, एंड नाउ इट बिकमिंग वर्स। बिल्कुल। इसमें तो खैर कोई डाउट नहीं है कि इग्नोर देम एट योर पेरिल। इसके अलावा जिस स्पेस में हमने डिसेंट रिटर्न्स देखे हैं अजय जी, उनमें आपके जो ज्वेलरी स्टॉक्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी, इसमें टाइटन को अगर आप छोड़ दें तो जो बाकी के स्टॉक्स हैं उन्होंने काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। इस स्पेस में बुलिश हैं क्या? देखिए, ये स्पेस रिस्की है। रिस्की इसलिए कि इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस आपने 1-2 कंपनियां पहले भी देखी थी जो अनसर्टेन परफॉर्मेंस देख के कंपनीज मार्केट से निकल गई। तो आपको ये देखना है रिस्क रिटर्न प्रोफाइल क्या है। इन जो मीडियम टियर कंपनी है ज्वेलरी की, उसका रिस्क रिटर्न प्रोफाइल देखते हुए अगर आप में एपेटाइट है, बिकॉज ये ऐसे स्टॉक्स हैं कि अगर कुछ हुआ इन कंपनियों में तो 30-40% गिर भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो इसलिए देखते हुए जो निवेशक है उसको अपना देखना है कि ये अगर रखेंगे भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है सेक्टर में, ऑर्गेनाइज हो रहा है सेक्टर में, सब कंपनियां ग्रो कर रही हैं, कोई इशू नहीं है, बट रिस्क रिटर्न प्रोफाइल देख के चलिएगा कि अगर कोई झटका लगा इसी किसी कंपनी में तो आपका 30-40% कम से कम नुकसान हो सकता है। उसको अगर आपने झेलने की ताकत है तो आप मिड टियर कंपनी में जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टेडी ग्रोथ, कॉर्पोरेट गवर्नेंस देखते हुए, सेफ्टी देखते हुए आपको करना है, तो शायद मिड टियर ज्वेलरी सेगमेंट आपके लिए नहीं बना है। वो है हाई रिस्क, हाई रिटर्न और इन्फॉर्म सोर्सेस कोट अनकोट वाला सेक्टर है, जिसमें किसी को पता होना चाहिए क्या हो रहा है कंपनी में। ऑर्गेनिकली ग्रोथ जैसे हमने कहा वो बहुत मुश्किल है इन कंपनियों में, कभी कोई कंपनी ग्रो करेगी कभी नहीं करेगी। तो सेक्टर को रिस्क देखते हुए आप डिसाइड कर लीजिए, सेक्टर में परेशानी नहीं है, रिस्क प्रोफाइल में परेशानी है। अजय जी, बीते 6 महीने के और या फिर मैं कहूँ साल भर के सबसे स्मार्ट प्राइस परफॉर्मेंस में आपके QSR, आपके क्विक कॉमर्स, इनकी प्रेजेंस बहुत स्ट्रॉन्ग रही। आप देखिए जुबिलेंट को, आज का मतलब पिछले 2 महीने का स्टार प्राइस परफॉर्मर, फिर जोमेटो और स्विगी, इंडियन होटल्स को ले लीजिए आप इस स्पेस में, और थोड़ा सा इंक्लूड अगर मैं वाइड कर दूँ तो आपका प्रेफर्ड क्या है इसमें? या फिर अगर मैं थोड़ा सा एक फ्लेवर और जोड़ूँ तो ये लिकर स्पेस जिसने पैसा बना के काफ़ी दिया है, आप लोगों का सबसे प्रेफर्ड क्या है इस वक्त? अनुज जी की हमारी काफी पुरानी जान पहचान है इस स्पेस के बारे में। ओके देखिए, ये तो एक, मैं तो बोलता हूँ हिंदुस्तान में एक नेसेसिटी है, और ये हमारी एक अजीब दास्तान रही है इस कंट्री में कि जो बेस्ट कंपनी है उसका परफॉर्मेंस सबसे खराब रहा। जिसके लिए हर इंडिया ब्लैक लेबल के लिए जाती थी, उसकी कंपनी का परफॉर्मेंस देखेंगे 10 साल में, अभी पिछले 2 साल में इंप्रूवमेंट आई है, बट 10 साल का प्रोफाइल देखेंगे तो इंडिया की कंपनी ने, एक लोकल डोमेस्टिक कंपनी लिकर ने फार बेटर परफॉर्मेंस दिया है ना कि ये। सेक्टर बहुत बढ़िया है, कभी भी डीरेगुलेट करेंगे, आज तो धीरे धीरे सब स्टेट डीरेगुलेट कर रही हैं, आपने देखा लेटेस्ट में आंध्रा ने भी किया डीरेगुलेट। तो एज इंडस्ट्री थोड़ी और डीरेगुलेट होगी, पोटेंशियल बहुत है इस सेगमेंट के अंदर में, हमारी इन्वेस्टमेंट चल रही है इस पूरे सेगमेंट में। हॉस्पिटैलिटी, लिकर, ये तो एसेंशियल्स की समझ लीजिए कैटेगरी में आते हैं हिंदुस्तान के लिए, तो इसमें रहने में कोई परेशानी नहीं है आपको, डिमांड सप्लाई बिल्कुल ठीक चल रही है इसके अंदर में। और के शेप रिकवरी जिसे कहते हैं, इंडिया की इकोनॉमी के शेप जिसे कहते हैं, वो आपको यही कहती है कि प्रीमियम होटल्स, प्रीमियम लिकर, प्रीमियम कंपनीज, प्रीमियम प्रोडक्ट में आपको बेनिफिट मिलेगा इस इंडस्ट्री के अंदर में। तो कोई जल्दी नहीं है आपको एंट्री करने की, बिकॉज वैल्यूएशंस काफी हाई है, बट रडार पे रखिए, करेक्शन होती है, मौका मिलेगा,
बट इशू यही है, मोटा मोटा इशू यही है आपके हर इन्वेस्टर के मन में, आज की तारीख में हमें एंट्री करनी चाहिए और या नहीं इन स्टॉक्स में। और हम बोलेंगे अभी थोड़ा सा होटल में तो जरूर कर सकते हैं, लिकर में वेट करिए थोड़ा सा अभी सेगमेंट के अंदर में। क्यूएसआर में जो हमने कहा था आपके सामने कि इग्नोर नहीं कर सकते हैं, कब कितना करना आप देख लीजिए, बट टाइमिंग की बात है, एंट्री की क्वेश्चन नहीं है। ओके वीरू, एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं, ये बात सिर्फ स्टॉक डिस्कशन की थी, जो हमारी चर्चा की अजय ये बात कर रहे थे। ठीक है, समझ गया मैंने, ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है। अजय जी, कोई और पॉकेट जिसको मतलब मैं शायद एक और पॉकेट जिसको लेके बात करना चाहता हूँ, और वो है पीएसयूज़। अब पीएसयूज़ में भी बहुत सारे धड़े हैं आपके, चाहे आप ओएमसीज़ को ले लीजिए, चाहे आप डिफेंस कंपनियों को ले लीजिए, चाहे आप रेल कंपनियों को ले लीजिए, आप बैंक्स को ले लीजिए। बैंक्स पे आपका एक व्यू मालूम ही चल गया मेरे को। बाकी ये 2-3 बास्केट। देखिए, ओएमसी तो कंपनियां नहीं है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, तो उसमें आपको गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट में करना है तो कर लीजिए, बट उसमें कोई रिटर्न कभी कभी डिविडेंड अच्छी दे देगी, कभी कभी रिटर्न दे देगी ना। उनके पास में प्राइसिंग पॉलिसी पे कंट्रोल है, ना उनके पास कोई कंट्रोल है, तो उसमें इन्वेस्ट करना आप उसको आप क्या कहूँ, उसको मैं कोई एनालिसिस नहीं कर सकते आप इस कौन सी कंपनी को कि वो क्या प्रॉफिट बनाएंगी, लॉस बनाएंगी, कितना डिविडेंड देंगी, क्या करेंगी। तो उसको तो आप एक बास्केट रख के चलिए कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, आपको अगर करना है इन्वेस्ट कभी डिविडेंड के लिए कर लीजिए। या इतने हिस्टोरिक लो पे चल रही हैं आज की तारीख में ओएमसी कि आपको ये लगेगा कि शायद कि अब आप वेल के नीचे गिरे हुए हैं तो ऊपर ही देख सकते हैं, नीचे जाने का रास्ता नहीं है। शायद इस तरीके से मैं ओएमसी स्टॉक को देखूंगा कि ऊपर ही देखिए कि उसमें कुछ हो सकता है तो होगा, बट अदरवाइज परफॉर्मेंस तो आपने देखा ही है पिछले 2-3 सालों से क्या चल रही है इस कंपनीज की परफॉर्मेंस की। तो ओएमसीज को आप छोड़ दीजिए, आई थिंक बाकी पीएसयूज ठीक है इस समय, बट वही बात है बार बार आती है कि जो उनकी डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी थी वो तो गवर्नमेंट ने बैक बर्नर पर डाल दी। तो अब ये कंपनियां पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ही बन के रहेंगी अगले 3-4 साल में। और अगर आपने कभी एयर इंडिया में सफर किया होगा या इंडियन रेलवे में आप आज भी सफर करते हैं तो आपको पता है कि पीएसयू का में आप जब सफर करते हैं तो आपके साथ क्या होता है। वही आपके साथ में होगा जब इन्वेस्टर करेंगे पीएसयू कंपनी के अंदर में। कभी कभी कोई कंपनी ठीक कर जाएगी, बट ब्रॉडली स्पीकिंग जो कल्चर है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी है, इंडिपेंडेंस है, वो तो उनके पास है नहीं। तो उसमें आप क्यों निवेश करते हैं? जैसे मैंने कहा 334 कंपनी ने आईपीओ किए हैं इस साल के अकेले में, 140 ने क्यूआईपी किए हैं। आपके पास इतना भी पैसा होगा, इन्हीं से आप अपना इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, क्यों पीएसयू पे जाते हैं। और राइट अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू अनुज जी, हैव अ गुड ईयर। यू टू। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जुड़े हैं, उनसे भी समझते हैं 2025 का टेक्निकल आउटलुक। राहुल जी, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। तो आपके स्टॉक्स पर आते हैं, उससे पहले एक बार जरा मार्केट पर व्यू हो जाए। गुड मॉर्निंग अनुज, हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, निफ्टी में 23,700 का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीक के लिए। अगर 23,750 7,800 के आसपास आए तो बाय ऑन डिप की रणनीति रखे। हमारा ये मानना है कि ओवरऑल जो टेक्सचर है मार्केट का बाय ऑन डिप वाला है। 24,200 तक का टारगेट रहेगा निफ्टी में इस वीक के लिए, और 24,200 अगर निकल जाता है तो 24,500 तक की जगह निफ्टी में ओपन अप होती हुई दिखाई देगी। जहां तक थोड़ा सा पेन पॉइंट हो सकता है वो है बैंक निफ्टी। यहाँ पर शॉर्ट्स मौजूद है। बैंक निफ्टी अगर 50-500 का लेवल टूटता है तो 50,000 और उसके नीचे तक के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर एक बेरी सेटअप है, ये नेगेट होगा बैंक निफ्टी जब 51,200 का लेवल निकालेगा तभी। तो ये दो इंडाइसेस का व्यू होगा। और ओवरऑल आई थिंक जो आने वाली वीक्स में जो मल्टीपल इवेंट्स है, जैसे रेट कट का पॉसिबिलिटी है, जैसे जो यूएस में ट्रंप जो पावर में आएंगे वो है, और साथ ही में कहीं न कहीं अर्निंग्स का मार्केट यहाँ पर क्लोज़ली ट्रैक करेगा। तो ये कहीं न कहीं मार्केट का डायरेक्शन यहाँ पर प्रूव करेगा कि कहाँ पर चलने चाहिए। लेकिन हमारा ये मानना है कि जो एक पैनिक लो बन चुका है 263 के आसपास का, ये आई थिंक सस्टेन हुआ है पिछले कुछ हफ्तों में, और मार्केट यहाँ पर इंक्रीमेंटली बेटर होना चाहिए। स्लोली ग्रेजुअली हमें लगता है कि बजट तक निफ्टी में आपको 25,000 तक के आंकड़े देखने को मिल सकते हैं। ओके, 25,000 तक के आंकड़े देख सकते हैं निफ्टी में। कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं, आज आप कुछ चार्ट्स लेकर आए हैं हमारे लिए। सबसे जी। पहले बजाज फाइनेंस से शुरुआत करते हैं। क्या जा रहा है ये ऑल टाइम हाई पर? देखिए, बजाज फाइनेंस में पिछले 3 साल का एक अंडर परफॉर्मेंस साइडवेज प्राइस एक्शन है, जिसका हमें लगता है कि अब समय आ गया है कि ब्रेकआउट देखने को मिले।
देखिए जो 21 नवंबर का लो था वो भी सस्टेन हुआ इसके अंदर, और पिछले कुछ दिनों की वोलेटिलिटी में इस स्टॉक ने आउट परफॉर्म किया है वॉल्यूम्स के साथ। क्लियरली यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, और हमें लगता है कि बजाज फाइनेंस में आपको तकरीबन इन लेवल से 20-25% तक की अपसाइड देखने को मिल सकती है। तो अगर आपका 6 से 12 महीने का होराइजन है तो एज अ पोर्टफोलियो स्टॉक आप बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस हो सकती है। इनफैक्ट बैंक्स जो कि एक तरह से बैकफुट पर है वो कंटिन्यू करे शायद, लेकिन एनबीएफसीज में हमें लगता है कि लीडरशिप वापस उभर के आती हुई दिख सकती है। तो जो पहला जो स्टॉक है जो हमारे 2025 के टॉप चार्टिंग आइडियाज है उनमें से बजाज फाइनेंस टॉप पिक है। यहाँ पर हमें लगता है कि एक अच्छा वेल्थ क्रिएशन बनता हुआ दिख सकता है 2025 में। ओके राहुल जी, इंश्योरेंस स्पेस मैं लास्ट 2 सेशन से देख रहा हूँ कि बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रजेक्ट्री में जाके कुछ पुल बैक्स थे। आई मीन एचडीएफसी लाइफ में, एसबीआई लाइफ में, ऐसा ही कुछ अगर आप देखें एफएमसीजी में हुआ, टाटा कंज्यूमर में, डाबर में, मैरिको में, ब्रिटानिया में, इन पॉकेट्स में जो कि बहुत ओवरसोल्ड हैं। आपका व्यू क्या है? कोई टॉप पिक्स यहाँ पर भी? ये देखिए इंश्योरेंस में इनफैक्ट एक अच्छा डीप करेक्शन देखने को मिल गया हमें। एसबीआई लाइफ में अगर मैं बात करूं तो पिछले 4 साल का एक जो राइजिंग ट्रेंड लाइन था उस सपोर्ट तक एसबीआई लाइफ आ चुका है। अगर हम ग्राफ में देख सकते हैं तो यहाँ पर एक वर्टिकल करेक्शन देखने को मिला है, कोई एक बाउंस बैक यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन 1400-1450 की रेंज में आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड वापस फेवरेबल हुआ है, और अगले 6 से 12 महीने में हमें लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल प्ले देखने को मिल सकता है। ये एक बार्गेन हंट है, यानी कि काफी अच्छे प्राइजेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं स्टॉक के अंदर, और बजट के पहले थोड़ा इस सेक्टर के अंदर ट्रिगर और एक इंक्रीज एक्टिविटी इंटरेस्ट भी रहता है। तो लगता है 30% अपसाइड के लिए एसबीआई लाइफ को यहाँ पर खरीदा जा सकता है, और जो हमें लगता है कि ओवरऑल यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड जो है वो काफी फेवरेबल है। दूसरा एनबीएफसी स्पेस, माफ कीजिए, एफएमसीजी स्पेस से जो हमें अच्छा लगता है वो है ब्रिटानिया। ब्रिटानिया के अंदर एक ग्रीन शूट यहाँ पर बना है, स्टॉक 4800 के आसपास एक बॉटम फॉर्मेशन करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि लॉन्ग टर्म सपोर्ट ब्रिटानिया का 4400 के आसपास का है, तो आप इसे 2 ट्रांचेस में बाय करके चले। एक ट्रांच आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं, एक ट्रांच आप 4400 के आसपास बाय करके चल सकते हैं। और ओवरऑल हमें लगता है कि यहाँ पर भी एक कैचअप रैली देखने को मिल सकती है, एक रिवर्सल कैंडिडेट है यहाँ पर। हमें लगता है कि यहाँ पर पैसा बन सकता है, तो एफएमसीजी से आई थिंक ब्रिटानिया को लिया जा सकता है। और इसके बाद जो एक स्टॉक है जो कि मोमेंटम में रहा है 2024 में, काफी बढ़िया अपमूव देखने को मिला था, मैं बात कर रहा हूँ ग्रेविटा की। ग्रेविटा का अगर हम चार्ट सेटअप देखें तो एक वर्टिकल मूव के बाद पिछले कुछ हफ्तों में हमने इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखा। टेक्निकल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का सेटअप है जो कि एक कंटिन्यूएशन सेटअप है। तो ये एक वैसा सेटअप है जहां पर हमें लगता है कि सबसे बड़ी अपसाइड देखने को मिल सकती है। यहाँ पर करेक्शन बहुत ही शैलो था, तकरीबन 40% अपसाइड के लिए ग्रेविटा को बाय किया जा सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। और हमें लगता है कि रिसाइकलिंग स्पेस में एक तरह से सेक्टर लीडर है, और ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा सकता है। तो ये कुछ चुनिंदा स्टॉक आइडियाज है जो हमें लगता है कि काफी अच्छा परफॉर्म करके चल सकते हैं। लास्टली एक इंडेक्स आइडिया है, इंडेक्स स्टॉक का आइडिया है। कैपिटल गुड्स में से एलएनटी का सेटअप सबसे प्रॉमिसिंग है। एलएनटी इनफैक्ट पिछले 12 महीने से एक साइडवेज ट्रेंड में है, साइडवेज स्ट्रक्चर में है, और इस स्ट्रक्चर का हमें लगता है कि इस साल हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। यानी कि यहाँ पर भी आपको तकरीबन 20 से 25% की अपसाइड आती हुई दिख सकती है। तो लार्सन एंड टुब्रो को भी डिलीवरी में बाय किया जा सकता है। केपेक्स थीम भी यहाँ पर प्ले आउट होती हुई दिख सकती है, और हमें लगता है कि कैपिटल गुड्स में ये सबसे बेस्ट पिक रहेगा इन लेवल्स के ऊपर। रिसेंट करेक्शन में प्राइसेस काफी अच्छे हो गए, तो इसे डिलीवरी के लिए बाय कीजिए, और हमें लगता है कि आने वाले 6 से 12 महीने में आपको तकरीबन 4500 तक के टारगेट्स एलएनटी में देखने को मिल सकते हैं। और राइट राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सारे ट्रेडिंग आइडियाज शेयर करने के लिए। थैंक यू वीरेंद्र। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे और एक ब्रेक के बाद कंटिन्यू शेयर लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।